नमस्कार साथियों। जो लास्ट लेक्चर था वो अपना कंसंट्रेशन पे अपन ने आके एंड किया था। मैंने आपको कंसंट्रेशन का क्लासिफिकेशन बता दिया था, उससे आगे की बात करनी है। कंसंट्रेशन का क्लासिफिकेशन आपको मैंने दो तरह से बताया। एक तो था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा मैंने बताया था कि किस वे में कहां पर यूज होती है। उस बेस पे तीन तरह से अपन ने क्लासिफाई किया था, उसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कंसंट्रेशन का जो पहला क्लासिफिकेशन था, जिसमें फार्मालॉजिकल यूज में जो मेडिसिन वगैरह में जो यूज आती है, उसके अकॉर्डिंग वो तीन तरह की मैंने आपको बताई थी। उसमें पहले अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज बाई मास, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, और इसको सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब या परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की अपन बात करें तो उसमें अपन को एक ही चीज जनरली कैलकुलेट करनी होती है कि जो अपना विलय है वो कितना है। विलय कैसा था वो अपन सॉल्यूशन के टाइप में अपन पढ़ चुके थे, वहां पर क्लासिफिकेशन कर चुके थे। विलय कितना है यानी सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, वो यहाँ पर अपने को कंसंट्रेशन यानी सांद्रता में पता करना है। ठीक, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत है, मतलब दोनों का ही क्या लेना है? द्रव्यमान लेना है। किस किस का? एक तो विलय का लेना है, क्योंकि उसका पता करना, और किस में होगा? विलयन के अंदर होगा। किसके अंदर विलय घुला हुआ होगा? विलयन के अंदर होगा। या विलय होगा वो किसके अंदर होगा? विलायक के अंदर। या तो विलायक की बात करेंगे यहाँ पर, या अपन किसकी बात करेंगे? विलयन की बात करेंगे। तो ये परसेंटेज वाले जितने भी है उसमें सब किसकी बात की जाती है? विलयन की बात की जाती है। तो इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ solute in grams present in 100 gram of the solution, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, यानी वेट बाय वेट द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को निरूपित करना है तो कैसे करेंगे? विलय की ग्राम में मात्रा यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। और परसेंटेज है तो इनटू में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 100 से। जैसे सिंपल से बात की जाए, आपके परसेंटेज की 12th में कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करोगे कि आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए अपॉन टोटल मार्किंग कितने की। जैसे 500 की टोटल है, उसमें से आपके कितने आए, इनटू क्या करेंगे? 100, तो वो क्या आ जाएगा? आपके परसेंटेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो अपने को वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीका क्या है कि विलय की कितनी यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, और सॉल्यूशन का कितना अमाउंट है यानी सॉल्यूशन के कितने अमाउंट में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? वेट बाई वेट परसेंटेज। मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो, इसको नोट करते जाना, मैं दोनों लैंग्वेज में आपके एक साथ ही लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसका मतलब मैं समझाता हूं। यानी एक चीज लिखी हुई है 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन, यानी शुगर का विलयन है 10%, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा 10? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी विलयन के 100 ग्राम के अंदर
10 ग्राम क्या है, शुगर उपस्थित है। सॉल्यूशन के अंदर होती क्या चीज है, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, विलयन। विलयन के अंदर दो ही तो चीजें होती है, एक तो होता है विलय यानी सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, विलायक यानी सॉल्वेंट। यही दो चीजें होती है, क्लियर है। सॉल्यूशन का अमाउंट कितना दे दिया उसने, इस बात से कितना निकल के आया, 100 ग्राम। सॉल्यूट का अमाउंट इस बात से कितना निकल के आया, 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यानी विलायक कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना होगा, विलायक, विलायक हो जाएगा यहाँ पर 90 ग्राम, 100 माइनस 10। तो यहां से अपन इन तीनों का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इजी है बिल्कुल, ये परसेंटेज वाले तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन, यानी आयतन, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब दोनों का ही, पहले दोनों का क्या ले रहे थे, वेट ले रहे थे, अब क्या लेंगे, वॉल्यूम, यानी अमाउंट ऑफ solute in ml present in 100 ml of the solution। सिंपल सा मतलब है कि 100 ml विलियन में विलेय की ml में उपस्थित मात्रा, यानी दोनों का द्रव्यमान की जगह अपन क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे, यानी 100 ml विलियन में उसमें विलेय कितना उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, आयतन, आयतन प्रतिशत, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। यानी 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है। मैं मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथिल अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 40 ml एथिल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ हो तो सिंपल सा मतलब है कि वो उतना है, वो किसको बता रहा है, परसेंटेज के साथ लिखा हुआ, वो सॉल्यूट के ml को बता रहा है कि किसके अंदर परसेंटेज है, तो किसके अंदर होगा, परसेंटेज हमेशा किसके अंदर निकाला जाता है, 100 के अंदर, तो वो किसको बता रहा होगा, 100 ml के। तो परसेंटेज जहां भी लगा होगा वो कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, 100 से, आउट ऑफ कितना होता है, 100 से, क्योंकि अपन कितने से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 100 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन में 40 ml है, वो कौन है, एथिल अल्कोहल उपस्थित है। तो वापिस वही बात, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अरे विलियन तो यही होगा ना, विलियन का मतलब, विलियन में दो ही चीजें हैं, विलय प्लस विलाय। अरे हाँ कि ना, आना बोलो, क्लियर है। विलियन कितना, 100 ml, सॉल्यूट कितना, 40 ml, प्लस सॉल्वेंट कितना नहीं पता, तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी विलायक कितना आ जाएगा, विलायक आ जाएगा आपके पास 60 ml। अरे हाँ कि ना, सिंपल सी बात है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। यहां तक समझ में आ गया, चलो आगे चलो, मान के चल रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है परसेंटेज मास
बाई वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपके अभी दिमाग में आना चाहिए था कि दो आयतन आयतन ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, तो एक का आयतन ले लिया, एक का द्रव्यमान ले लिया, तो क्या होगा? उसको बोला जाता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर हमेशा अपन किसको लिखते हैं? सॉल्यूट को यानी विलय को, और नीचे किसको लिखते हैं? विलयन को यानी सॉल्यूशन को। तो ऊपर वाला यानी सॉल्यूट यानी विलय का तो क्या लिया जाएगा? द्रव्यमान। और नीचे किसको लिखा जाता है? सॉल्यूशन यानी विलयन को, उसका क्या लिया जाएगा? वॉल्यूम। तो देखो क्या होगा, इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ml of the solution, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी 100 ml विलयन है, यानी विलयन का तो क्या लिया है अपन ने? आयतन। और विलय का क्या लिया है? मास, यानी ग्राम में मात्रा। सॉल्यूट का क्या लिया अपन ने? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। और सॉल्यूशन का क्या लिया है अपन ने? वॉल्यूम लिया है। तो यहाँ पर लिखना चाहें किसको? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय की मात्रा किसमें? ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लिया जाएगा? ml में। और इनटू 100 लिख देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? मान लो एग्जांपल लेते हैं एक अपन। 20% NaCl, सॉरी 20% वेट बाई वॉल्यूम NaCl विलयन यानी सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ml of सॉल्यूशन, यानी 100 ml विलयन में 20 ग्राम NaCl उपस्थित है। अरे सिंपल सा मतलब है क्या? वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर किसका? सॉल्यूट का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? 20। तो 20 हो जाएगा कितने में से? परसेंटेज किस में से निकलता है? 100 में से। तो कौन नीचे? वॉल्यूम। नीचे कौन आता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? विलयन का कितना आयतन होगा? 100 ml। और सॉल्यूट यानी विलय की कितनी मात्रा हो जाएगी? 20 ग्राम। सिंपल सा कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें थोड़ा सा अलग। तीनों क्लियर हो गए होंगे? अरे हाँ कि ना? आना बोलो। ठीक। एक क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं। पांच सौ ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं, 20 ग्राम NaCl मान लेते हैं NaCl। ठीक। कैलकुलेट वेट बाई वेट परसेंट, यानी
अपन 500 ml विलियन बना रहे हैं, किससे? NaCl से। NaCl की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। यानी आपको दिया हुआ क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय की मात्रा दी हुई है, कितनी है? 20 ग्राम। मुझे वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय की मात्रा, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की मात्रा इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, पर दिया हुआ क्या है उसकी जगह? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। और साथ में एक चीज आपको दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का घनत्व आपको दे दिया 1.5 ग्राम पर एम एल। 1.5 ग्राम पर एम एल आपको डेंसिटी यानी विलयन का घनत्व दिया हुआ है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है, किसका? विलयन का। मेरे को एक चीज पता है, D इक्वल टू, यानी घनत्व इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, D इंटू V इक्वल टू क्या हो जाएगा? M। अरे द्रव्यमान हो जाएगा कि नहीं है? द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे हाँ कि ना? हाँ ना बोलो। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। मैंने हमेशा बोला था यूनिट आप साथ में लिखते जाए। और ये कितना है? 1.5 ग्राम पर ml। तो ml से तो ml कट जाएगा, ये किस में बचेगा? ग्राम में। इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये बचेगा 4। इसको कैलकुलेट करने ना परसेंटेज में आपके आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा? वेट बाई वेट। आपको ये लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वेट बाई वॉल्यूम आना चाहिए, नहीं, अपन ने मास ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट किया है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, उसको अपन ने कन्वर्ट किया है किसमें? वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में। मास को अपन ने यहाँ पर अलग लिया है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? ठीक, बता दो उसको। अरे आना बोलो। तो अपन ने अभी तक 3 कंसंट्रेशन की सिंपल जो फार्मालॉजिकल यूज होती है वो पढ़ी। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वेट यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या लेना है? विलय का भी द्रव्यमान बटे विलयन का भी द्रव्यमान, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या कर देंगे? 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन प्रतिशत, यानी विलयन का और विलय का, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100। और वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर कौन आता है? विलय, यानी विलय की ग्राम में मात्रा, मास किसका लेना है? द्रव्यमान किसका लेना है? विलय का। और नीचे आयतन लेना है किसका? विलयन का, इंटू 100। ये 3 चीजें अपन ने पढ़ी। अब मान लो डायरेक्ट आपको मास नहीं दिया हुआ, उसकी जगह वॉल्यूम दिया, फिर भी आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का बोले, तो आप उसको जगह क्या करना है? आपको आयतन को अपन घनत्व के माध्यम से किस में बदल सकते हैं? द्रव्यमान में आसानी से बदल सकते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर आप देखें, ताकि आपको जो जो चीजें बिल्कुल बेसिक, जो आपको उसमें भी कोई कमी लगती है कि नहीं आपको ये चीज नहीं आती, तो वो छोटी छोटी चीजें आप कवर करें। ठीक। अब एक कंसंट्रेशन मैंने वहां क्लासिफिकेशन में आपको नहीं बताया था, और वो बताया भी नहीं जाता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आती है। एक होती है स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताई जाती, कंसंट्रेशन बताई जाती किसमें?
ग्राम पर लीटर में, यानी कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन क्या होगी, वो बहुत ज्यादा अपने को काम आती है सॉल्यूशन में। बार बार में अपने जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें अपने को काम आती है कि इसको मोलरिटी वगैरह दी होती है तो उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करो, या ग्राम पर लीटर में दी होती है उसको अपने को मोलरिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो ग्राम पर लीटर में कुछ नहीं, सिंपल सा है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में, और अपॉन क्या होता है, विलियन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, यही हो गया ग्राम पर लीटर। ऊपर कौन आता है, सॉल्यूट, नीचे कौन होता है हमेशा, सॉल्यूशन। किसमें लेना है वॉल्यूम, लीटर किसकी यूनिट है, अरे वॉल्यूम की, आयतन लेंगे किसमें, लीटर में। ऊपर क्या है, ग्राम, ग्राम यानी मास, मास किसका लिया जाएगा, ऊपर किसका लिया जाता है, सॉलिड का। यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता, यानी उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है किसी की विलियन की, उसको ग्राम पर लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंपल सा ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। विलय का क्या करना है आपको, मात्रा लेनी है ग्राम में, और विलियन का आपको आयतन लेना है किसमें, लीटर में, यानी मास ऑफ सॉल्यूट लेना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर यहाँ ध्यान रखना, वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये होती है स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन किसमें, ग्राम पर लीटर में। क्लियर है, ये एडिशनल आप एक जानकारी ध्यान में रखें। क्लियर है। उसके बाद अपनी बात है नेक्स्ट पीपीएम। नेक्स्ट अपने पास पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितना होता है, 10 टू द पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन, मानी 10 टू द पावर 6, यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन के अंदर इसका पार्ट्स कितना है, यानी 1 मिलियन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, यानी 10 टू द पावर 6 के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहां पर आप ग्राम में भी ले सकते हो और ml, प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम और ml ऑफ द, सिंपल सा है, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना तो कुछ नहीं है। जहां पर अपन पीछे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पर अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 टू दी पावर 6 से, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है तब किससे लिया जाता है, 100 से। और जब पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन के अंदर उसका पार्ट्स देखना है तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू दी पावर 6 से। तो पीपीएम होता है वो क्या होता है, मास ले लो चाहे कुछ भी ले लो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय की मात्रा, वो ग्राम में भी हो सकती है एमएल में। यदि आप विलय का ग्राम में लोगे तो विलियन भी किस में लेना होगा, ग्राम में। और यदि आप किस में लोगे, ये एमएल में लोगे तो विलियन भी क्या लेना होगा, यानी सॉल्यूशन भी क्या लेना होगा, एमएल में। विलय की मात्रा अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन की मात्रा इनटू यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। इतना ही क्या है डिफरेंस। मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ आपको, 10 ppm SO2 present in air, 10 ppm SO2 present in air। जनरली SO2 क्या है, गैस है, तो इसके लिए जनरली क्या यूज किया जाता है, ml में, यानी इसका वॉल्यूम कंसर्न किया जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ml ऑफ SO2 present in 10 to the power 6 ml of air, of the air, यानी एयर का 10 टू द पावर 6 ml है, उसके अंदर क्या है, 10 ml SO2 प्रेजेंट है, यानी 10 की पावर 6 ml वायु के अंदर 10 ml SO2 प्रेजेंट है। आपने देखी होगी टर्बिडिटी वगैरह,
या एयर पॉल्यूशन, इनमें पेपर में आप पढ़ते होंगे ना, तो वो यूनिट किस में लिखी होती है, पीपीएम में लिखी है। पीपीएम में तब लिखी होती है जब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन 10⁶ के अंदर कितना है, 10 है। कौन, SO2 किसके अंदर, एयर के अंदर। ये सिंपल सा था किसके अंदर, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। ये चीज अपने को देखनी होती है, सिंपल सा। यहाँ पर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पर अब किससे करेंगे अपन, 10⁶ से। तो मुझे लगता है ये 5 स्ट्रेंथ, सॉरी कंसंट्रेशन की जो यूनिट थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं मूल अंश या मूल प्रभाज, और इसको डिनोट किया जाता है जीटा से। इसको बोलते हैं जीटा। क्लियर, डिनोट किससे किया जाता है, जीटा। मूल अंश या मूल फ्रैक्शन, अंश क्या होता है, अंश का मतलब क्या होता है, उसका भाग कितना। अंश का मतलब भाग, किसमें, मूल में। यानी एक विलयन है, उसके अंदर कुल मूल है, उसके अंदर किसी एक का भाग कितना। मान लो विलयन अपन बना रहे हैं, तो किसी को आपस में अपन ने क्या किया होगा, यानी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो किसी को आपस में मिक्स किया होगा। मान लो दो चीजें आपस में मिक्स किए, ए और बी, तो उस सॉल्यूशन यानी विलयन के अंदर ए के मोल का अंश कितना है, बी के मोल का अंश कितना है, वो क्या होगा, मोल अंश होगा। ए का अंश होगा वो ए के मोल अंश हो जाएंगे, बी का अंश होगा कुल मोल में से, वो क्या हो जाएगा, बी के मोल अंश। सिंपल सा अंश यानी फ्रैक्शन यानी उसका भाग कितना है। और किस क्या देखना है, मोल, यानी मोल में उसका कितना फ्रैक्शन है टोटल में से। तो सिंपल मान लो एक कंपोनेंट है, घटक है, 3 घटक है अपने पास, ए बी और सी। ठीक, मास देखते हैं तीनों का, यानी द्रव्यमान। इसका मान लिया मैंने डब्ल्यू ए, इसका डब्ल्यू बी है, और इसका डब्ल्यू। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, इसका मान लिया एम ए, इसका मान लिया एम बी, और इसको मान लिया। क्लियर, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोल। मोल क्या होगा, दिया गया भार बटे अणुभार, डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी बटे एम बी, और डब्ल्यू सी बटे। क्लियर, इसको मैं एक नया नाम दे देता हूं एन ए, इस मोल को। तो मोल क्या हो जाएंगे, एन ए, एन बी और X। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी मोल अंश निकालना है। तो सिंपल सा होता है मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मोल कितने हैं। सिंपल सा एक वर्ड में बोलूं तो उसके मोल बटे कुल मोल, जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना है उसके मोल कितने हैं, और उसमें से भाग दे देंगे किसका, कुल। क्लियर, उसके मोल बटे कुल मोल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। यानी अपन परसेंटेज या कुछ फ्रैक्शन अपना हिस्सा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कि कुल कितना है उसमें से मेरा कितना, वही तो हिस्सा होगा। मान लो 3 जने उन्होंने बराबर इन्वेस्ट किया, तो कुल कितना 3, उसका हिस्सा कितना होगा 1/3। ऐसे ही मोल में करना, यानी मैं मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट करना चाहूं, क्या हो जाएगा, जीटा ए क्या हो जाएगा, उसके मोल कितने हैं, एन ए, कुल मोल कितने हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस, यही तो होगा, उसके मोल बटे कुल मोल। क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस। ऐसे ही सी कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस, अरे हाँ कि ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आपके पास ए के मोल फ्रैक्शन आ गए, बी के आ गए, और सी के आ गए, ये तीनों के मोल। क्लियर,
मान लो मैं तीनों को ऐड करता हूं, क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर? क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा क्या? Na प्लस Nb प्लस Nc, ऊपर भी क्या है? Na प्लस Nb प्लस Nc, कितना हो गया? क्या है ये? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल अंश का योग होता है वो सदैव कितना होगा? इकाई होगा। तो एक ही बात यहाँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्या? मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन का, सॉरी, मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता। ये जो कंसंट्रेशन की चल रही है ये सारा 12th का है और 11th में भी काम आए। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये सर 11th का तो नहीं चल रहा अभी, नहीं, ये कंसंट्रेशन जितनी भी है वो सारी किसमें? 12th के सॉल्यूशन का पार्ट है। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है यानी योग होता है वो सदैव कितना होगा? इकाई होगा, यानी एक होगा। जनरली अपन 3 की बात नहीं करते हैं, 2 ही की बात करते हैं। एक्स ए सॉरी जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐसे 3 होंगे 4 होंगे पर सम सबका कितना होगा? योग करेंगे तो सबका कितना आएगा? इकाई आएगा। क्लियर? और मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों में मोल का रेशियो है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 5 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल ऑफ सी, इनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, यानी ए के 5 मोल, बी के 3 मोल और सी के 2 मोल लेके क्या बनाया गया है? विलियन बनाया गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी एंड सी क्या होंगे, यानी ए बी और सी के मोल अंश कितने होंगे। नहीं पता मुझे, ए के मोल कितने हैं? 5, बी के मोल कितने हैं? 3, सी के मोल कितने हैं? 2। कुछ नहीं है, मुझे ए का मोल कैलकुलेट करना है तो सिंपल उसके मोल कितने हैं? 5 बटे कुल मोल कितने हैं? ऐड कर 1/2। अरे सीधी सी बात है, टोटल कितने हैं? 10, इसका कितना है? 5, तो हाफ हुआ कि नहीं हुआ? इसका हिस्सा है, इसका अंश है, वो कितना है? आधा, वही तो आ रहा। 3 अपॉन कितना है? 2 अपॉन, ये कितना है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 अपॉन, इनको ऐड करके देख लो चाहे, 1 आएगा। अरे हाँ कि किसी को दिक्कत? सिंपल सा बिल्कुल। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, सीधे मोल नहीं दिया हुआ। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक के आपको क्या करने हैं? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन बनाया गया है वो 72 ग्राम H2O प्लस 180 ग्राम ग्लूकोज को लेके बनाया है। एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 180 ग्राम ग्लूकोज है और 72 ग्राम क्या लिया है? H2 लिया है। तो आपको पूछा है कि H2O के मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज यानी मोल अंश ज्ञात करो और ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करो। क्लियर है? तो मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए मुझे द्रव्यमान नहीं, मोल चाहिए। क्या चाहिए? मोल। तो सबसे पहले मुझे H2O के भी मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे और ग्लूकोज के भी क्या करने पड़ेंगे?
मोल कैलकुलेट करनी। तो मैं सबसे पहले H2O के मोल कैलकुलेट करूंगा तो क्या हुआ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 72। मोल कैलकुलेट करना मैं पहले ही लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो आप वहां से देखेंगे, सॉरी सेकेंड लेक्चर में। तो आपको मोल नहीं आते हैं तो सेकेंड लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको मोल आए। मोल नहीं आएंगे तो आगे आपकी ये सॉल्यूशन की यूनिट काम नहीं आने वाली। अपॉन मॉलिक्यूलर मास H2O का 16 प्लस 2 18 ग्राम कितना हो जाएगा, 4 मोल आ गए। अब बात करेंगे एन ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 180 ग्राम। आपको पता होगा C6H12O6। क्लियर है, 72 प्लस 12 और 6 इंटू 16 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 180। ये आ गया 1। क्लियर। अब दोनों के मोल आ चुके हैं तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन। H2O के मोल बटे टोटल मोल 4/4 प्लस 1। और अपने को क्या ग्लूकोज के कैलकुलेट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं 1/4 प्लस। क्लियर। तो सिंपल सा है, आपको यदि पहले ग्राम में अमाउंट दिया हुआ है तो आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, मोल कैलकुलेट करोगे। और मोल कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल चाहिए। क्या चाहिए, पहले मोल चाहिए। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मोल कैलकुलेट कर लूंगा, और उसके बाद उससे क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मोल फ्रैक्शन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था, सॉल्यूशन 40% weight by weight annuals in water, calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ। आपको क्या दिया हुआ है 40% NaOH का वाटर के अंदर वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है NaOH। क्लियर। 40% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 40 ग्राम NaOH, यही तो होता है, किसके अंदर है 100 ग्राम वाटर में या सॉल्यूशन में, सॉरी वाटर में नहीं होगा, किसके अंदर, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन के अंदर दो ही तो चीजें होती है, विलियन के अंदर दो ही चीजें, क्या क्वेश्चन क्या हिंदी में देखें तो कि 40% द्रव्यमान NaOH है वो जल के अंदर उसका विलियन बनाया हुआ है। तो NaOH का आपको क्या ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। तो 40 ग्राम NaOH होगा किसके अंदर, 100 ग्राम विलियन के अंदर। विलियन किससे मिलकर बना होगा, विलय यानी सॉल्यूट प्लस विलायक यानी सॉल्वेंट। ये कितना है 100 ग्राम। ये कितना हो गया 40 ग्राम। कौन हो गया सॉल्यूट, यहाँ पर कौन है NaOH, और सॉल्वेंट कौन है वाटर। कितना हो जाएगा कैलकुलेट करना, तो ये H2 हो जाएगा। H2 कितना हो गया, H2 हो गया 60 ग्राम, NaOH हो गया 40 ग्राम। ये मेरे पास क्या आया है, ग्राम में अमाउंट आया। इससे मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा 60/80, और मोल ऑफ NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40/40, ये कितना आ जाएगा 1। ये दोनों के मोल आ गए तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, NaOH का क्या हो जाएगा, उसके मोल बटे टोटल मोल। अरे सिंपल सी बात है कि नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर
अपनी परसेंटेज की साथ में काम आ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी साथ में अपने को काम आ रहा है। तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन ने अभी 5 कन्वर्जन है, सॉरी 6 कन्वर्जन है, वो देखें 6 कंसंट्रेशन की यूनिट है। वो देखिए कौन कौन सी, वेट बाय वेट सबसे पहली देखी, दूसरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरी वेट बाय वॉल्यूम, चौथा ग्राम पर लीटर, पांचवा पीपीएम और छठा मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। क्लियर? तो अपन अभी कंसंट्रेशन है देखी। इससे नेक्स्ट अपन जो कंसंट्रेशन आती है वो है अपनी मोलैलिटी, यानी मोललता। ठीक है? इसको सबसे पहले सबसे जो काम की चीज इसमें याद रखने वाली ये है, इसको डिनोट यानी इसको प्रदर्शित करते हैं छोटे अंश से। किससे प्रदर्शित करते हैं? छोटे अंश से। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। देखो सबसे ज्यादा डिफरेंट कंफ्यूजन होता है वो मोलैलिटी और मोलैरिटी में होता है, यानी मोललता और मोलरता, यही इसी वर्ड में डिफरेंस है बस। वहां मोलरता में र आता है और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसमें क्या आता है? ल, मोलैलिटी। इसका क्या मतलब है कि यदि 1 केजी आप सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम आप क्या लो, विलायक लो, तो उसमें विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या क्या होगी? यहाँ ध्यान रखना 1 केजी क्या लिया हुआ है? विलायक, यानी 1 केजी क्या है? सॉल्वेंट। बहुत सारी आपस में जो मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है उसको मोलैलिटी में लगा देते हैं, और मोलैरिटी की डेफिनेशन है वो किस में लगा देते हैं? मोलैलिटी में। क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आती हुई चीजें गलत नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक? तो इसको अपन लिखना चाहें फॉर्मूले की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? मोलैलिटी यानी मोललता, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार किसमें? किलोग्राम। क्लियर है बात? मान लेते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय की मात्रा है। ध्यान रखना मैं आगे से विलय को बी मानूंगा और सॉल्वेंट को हमेशा ए मानूंगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? डब्ल्यू बी। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की मात्रा है, उसको मान लेते हैं डब्ल्यू ए। ठीक? मॉलिक्यूलर
मास ऑफ, ये सब ग्राम में, ठीक। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का अणुभार है, वो कितना मान लेते हैं अपन, एम। गिवन मास होगा उसको डब्ल्यू मानते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको क्या मानते हैं, एम बी। क्लियर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये डेफिनेशन लिख लेना आप। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल एम। स्मॉल एम के लिए क्या चाहिए, एक तो मुझे मोल्स ऑफ सॉलिड यानी विलय के मोल चाहिए। विलय के मोल, मोल क्या होता है, दिया गया भार बटे अणुभार। दिया गया भार कितना है, डब्ल्यू बी, और अणुभार कितना है, एम बी। तो ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो हो गया क्या, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार। विलायक की मात्रा कितनी है, डब्ल्यू ए। किसमें है ये, ग्राम में। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको लिखना चाहूं तो कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब बात आती है इसकी यूनिट की। यूनिट ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, केजी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी या मोल केजी, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर। अरे किसी को प्रॉब्लम इसमें, सिंपल सा है क्या, मोल्स ऑफ सॉलिड यानी विलय के मोल बटे विलायक का भार। भार किसमें लेना, ध्यान रखना है यहाँ पर, किलोग्राम में, ग्राम में नहीं लेना है। ग्राम में हो तो उसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, मैं पहले लेक्चर में ही आपको बता रहा, ठीक। तो वो आप यदि नहीं देखता, आपको कन्वर्जन नहीं आता है, तो पहले वो लेक्चर देखिए। 3 लेक्चर आप सीक्वेंस में देखिए। ये भी लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके मैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को क्या करूंगा, तीनों को कवर करने की कोशिश करूंगा, और न्यूमेरिकल भी जो अच्छे अच्छे बन सकते हैं उस लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूट के मोल कैलकुलेट करना है, यानी आपको विलय के मोल ज्ञात करने हैं, और विलायक का आपको भार ज्ञात करना है। इतना आसान क्वेश्चन देता नहीं है। यदि आप किसी अच्छे कंपटीशन की बात करेंगे, 12 की बात करेंगे, तो ठीक है, इससे काम हो जाएगा, इससे ज्यादा जाने की कहीं जरूरत नहीं। पर आप यदि किसी कंपटीशन की बात करें, अच्छे कंपटीशन की बात करें, जेईई वगैरह की, तो इतना आसान क्वेश्चन आपको कभी नहीं देगा। क्या देगा क्वेश्चन, देखते हैं। अच्छा, ये स्टार लगा के याद रखने वाली बात है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, सबसे अच्छा तरीका है। क्यों, क्योंकि ये जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। इसमें सारे के सारे टर्म्स जो लिए हैं वो किसके हैं, मास के, वेट के हैं। क्लियर है। मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मोस्ट कन्वीनियंट मेथड क्या है, मतलब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कौन सी सांद्रता को अच्छे तरीके से बता सकता है, कौन बता सकता है, मोललिटी यानी मोललता। क्लियर है। तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको क्या क्या चीजें दी हुई है मैं वो आपको बताता हूँ। एक तो दिया हुआ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोल अंश, कितना दिया हुआ है, 0.5। कुछ भी मान लो, अभी एग्जांपल अपन बात करें। एक चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड यानी विलय के मोल अंश कितने दिए हुए, 0.5। दूसरा आपको दिया हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 100। मोलिकुलर मास ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, यानी मोललता क्या होगी, विलियन। क्या कैलकुलेट करना है, मोललता। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मोल कितने हैं, क्योंकि मुझे तो फ्रैक्शन से थोड़ी ना मतलब है, विलय के मोल चाहिए। और दूसरी क्या चाहिए, विलायक की मात्रा चाहिए। यहाँ विलायक की मात्रा वात्रा कुछ नहीं, मुझे विलायक का क्या दिया हुआ है, अणुभार दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है, विलायक का अणुभार, जो मेरे इस टर्म में तो कहीं था ही नहीं। अरे यहाँ अभी फॉर्मूला लिखा था, उसमें विलायक के अणुभार का कोई मतलब था क्या, नहीं था। विलय के अणुभार का जरूर था, पर विलायक के अणुभार को कहीं भी अपन ने काम में नहीं लिया था।
तो मतलब यहाँ अपने को एक चीज मैं आपको डिराइव करके देता हूँ, क्या रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, ये जरूरी नहीं है याद रखो, आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए खुद को। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, यानी मोल अंश व मोललता में संबंध। में जितने भी रिलेशन है आपस में यूनिट में, जैसे जैसे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे आए हुए हैं, जो बन सकते हैं, वो सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप कहीं भी बुक में, अच्छी बुकों में उठा के देखोगे तो जितने भी चीजें, जिस बुक में जो चीज अच्छी सी है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर? मोल फ्रैक्शन, मैं एक चीज मान लेता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने एज्यूम कर लिया, यानी विलय के मोल दूसरा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के मोल, इसको मैं कैपिटल एन आई। क्लियर? तो मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मैं मान लो क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, सॉरी बी, अभी बी मान के चल रहे थे। सॉल्यूट को बी मान लेते हैं और सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? एन बी, बी की जरूरत ही नहीं है इसको, तो अपॉन एन प्लस एन। और यदि मैं बात करूं ए की तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस एन। अरे हाँ कि ना? अरे सिंपल सी बात है। यदि मैं दोनों का रेशियो लूं तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन कैपिटल। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल क्या होगा? मोल क्या होता है? गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। गिवन मास में मान लेता हूँ डब्ल्यू बी, और मोलिकुलर मास में मान लेता हूँ एम अपॉन सॉल्वेंट का डब्ल्यू ए अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। क्लियर? और इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, अरे हाँ कि ना? तो क्या हो जाएगा, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू, और दोनों तरफ मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखना, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 100। आप लास्ट में जाके उठा के देखिए, यही क्या थी आपके पास, यही क्या थी आपके पास, मोलैलिटी। यही क्या थी, मोलैलिटी। तो यहाँ आप वापस देखिएगा, यहाँ आप वापस देखिएगा क्या हो जाएगा, हाँ कि ना? अब मुझे एक चीज और पता है, एक्स ए प्लस, सॉरी जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू कितना होगा, 1। तो मैं जीटा ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस जीटा बी। तो क्या हो जाएगा, जीटा बी अपॉन 1 माइनस जीटा बी इंटू एम ए इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, ध्यान में भी रख सकते हैं। तो मुझे क्या दिया हुआ है, मोल अनसॉलिड यानी एक्स बी दिया हुआ है, ये 0.5 अपॉन 0.5 कट जाएगा, 100 यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 10। कितनी आ जाएगी, 10। तो ये डिराइव करने के बाद ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत सिंपल। नहीं तो आप उस प्रोसेस से करते तो आपकी जान निकल जाती, और फिर भी आपसे होता नहीं होता उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, एक दूसरे में कैसे रिलेशन निकालते हैं, कि खुद एक बार करके देखिए, बिना देखे तो आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? एक रिलेशन चलो और देख लेते हैं, क्या रिलेशन देखते हैं।
यानी मोललता एवं विलेयता में संबंध, मोललता एवं विलेयता में संबंध। तो आपको पता होना चाहिए कि विलेयता होती क्या, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेय की मात्रा अपॉन विलाय की मात्रा इंटू, विलय की मात्रा अपॉन विलाय की मात्रा इंटू 100, ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। अब अपन बात करें किसकी, मोललता। ये किसमें है, सारी बात कर रहे हैं किसमें, ग्राम में। विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलाय की ग्राम में मात्रा इंटू 100, यानी इंग्लिश में लिखें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ग्राम। मोलैलिटी, मोलैलिटी को क्या बोलेंगे, देखिए क्या लेते थे अपन, मास ऑफ सॉल्यूट। मोल लेते हैं ना, मोल को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इनटू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉल्युबिलिटी, और ये साथ में 100 भी आएगा। तो क्या होगा देखना, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता बटे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का अणुभार इंटू 10, ये क्या हो जाएगी, मोललता यानी मोले, ये रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, मोलैलिटी और सॉल्युबिलिटी में। तो आपको डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी दिया होता है और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया होता है, और आपको क्या पूछ लेता है, मोलैलिटी आपसे पूछ लेता है। तो ये भी आपको रिलेशन ध्यान में होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा लेक्चर फिर आप देखते नहीं, तो छोटे छोटे लेक्चर बनाने पड़ते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में 3 चीजें बची है, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। 3 में एक मोलरिटी यानी मोलरता, दूसरी नॉर्मलता, नॉर्मलता काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी चीजें हैं। उसके बाद फॉर्मेलिटी, और एक नई मैंने आपको कंसंट्रेशन की यूनिट बताई थी, उसके बारे में बेसिक बात करेंगे। आप सबसे वापस वही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हम अच्छा काम करते रहें। और आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि पूरा लेक्चर देखें और उसको समझें, उसको नोट करें, फिर वापस पढ़ें नेक्स्ट लेक्चर आने तक। क्योंकि एक बार पढ़ के छोड़ दिया, कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं बनाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। क्लियर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।